हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म परीक्षा रेस पर। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत ही ज़ोरदार चल रही होगी, बहुत ही बेहतर चल रही होगी। आप लोग प्रैक्टिस को करना ना छोड़ें। प्रैक्टिस ही आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है जो आपको परीक्षा में विजय दिलाएगा। तो आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं आप लोग उसको ज़रूर देखिए। मैराथन की क्लासेस आज से शुरू होने वाली हैं। लगातार आपकी परीक्षा दिन तक आपको मैराथन मिलने वाला है। हिंदी का हो, करंट अफेयर का हो या फिर जीएस का हो, सभी का मैराथन लगातार आप लोगों को मिलेगा। चलिए बिना ज़्यादा समय गंवाए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। आज का ये अपना 23वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले लोगों ने 22 प्रैक्टिस सेट हिंदी के कंप्लीट कर लिए हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। जब सचिवालय या मंत्रालय कोई भी विभाग दूसरे विभाग से कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए या किसी विषय पर उसका विचार जानने के लिए कोई पत्र भेजता है तो वह किस नाम से जाना जाता है? आप लोग अक्सर देखते होंगे कि कोई भी मंत्रालय, कोई भी सचिवालय या फिर कोई भी जब किसी भी विभाग से कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वह जाकर वहाँ पे ज्ञापन सौंपता है। ज्ञापन या फिर ज्ञाप उसे कहा जाता है। अक्सर देखते होंगे जो भी छात्र धरना प्रदर्शन करते हैं वह भी अपने संबंधित विभाग में जाकर ज्ञापन सौंपते हैं और अपनी वैकेंसी या फिर भर्ती से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जाकर वहाँ पर ज्ञापन देते हैं। तो जानकारी प्राप्त करने के लिए दिया जाने वाला जो पत्र होता है तो वह होता है ज्ञापन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? पत्र जो होता है वो सरल और सहजता से होना चाहिए, सरल भाषा में होना चाहिए, संक्षिप्त में होना चाहिए, बहुत लंबा ना हो और उसमें शुद्धता होनी चाहिए, व्याकरण की शुद्धता हो, भाषा की शुद्धता हो। पत्र में कठिनाई नहीं होना चाहिए। यानी जो पत्र की विशेषता नहीं है वो है विकल्प सी, पत्र में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्रीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? जो अर्थशास्त्रीय पत्र होते हैं उसके संदर्भ में आपको बताना है कि ये कौन सा कथन इसमें जो है गलत है। तो आप देखिए, जैसे इसका स्वरूप जो होता है व्यक्तिगत पत्र के समान रहता है, यह तो सही बात है। औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है, यह सही बात है। और बात करें प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है, यह भी सही बात है। लेकिन यह पत्र अन्य पुरुष के संबंध में लिखा जाता है, यह गलत बात है। अन्य पुरुष के संबंध में न होते हुए जिस व्यक्ति को यह पत्र लिखा जाता है, जिस संबंधित व्यक्ति को पत्र लिखा जाता है उसका नाम यहाँ पर होता है या फिर उसका पद होता है, ना कि अन्य पुरुष से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, यानी जिसका उच्चारण कंठ के साथ साथ तालव्य से होकर गुजरता है। अगर आ की बात करें तो यह कंठ से इसका उच्चारण होता है। आ के साथ क वर्ग का उच्चारण जो होता है ये कंठ से होता है। बड़ी ई की बात करें तो ई और ई इसके साथ साथ च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है। इसमें जो ए शब्द है ए, इसका उच्चारण आपके कंठ तालव्य से होता है। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें से कौन सा शब्द है जो शुद्ध वर्तनी वाला है? तो आप लोग पहले इसका उच्चारण कीजिए, पढ़िए क्या होगा। हम बोलते हैं इसे भागीरथी। भागी यानी ग पे और थ पे दोनों पे बड़ी की मात्रा होगी, अर्थात विकल्प बी भागीरथी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पे भी आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। आप लोग एक बार देखिए, इसके उत्तर बताइए। तो अक्सर हम कहते हैं कि वह अपने ऋण से उऋण हो गया, यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सरयूर में संधि है। सरयूर में कौन सी संधि है आपको बताना है। तो सबसे पहले आप इसका जो है संधि विच्छेद कीजिए। अगर आप इसका संधि विच्छेद करते हैं तब पाते हैं ये होता है सरयू प्लस ऊर्मी। सरयू प्लस ऊर्मी से मिलता है सरयूर में। जब दो ऊ आपस में मिलते हैं वहाँ पे बड़ा ऊ हो जाता है, यानी बड़ी ऊ की मात्रा आ जाती है। तो यानी इसमें कौन सी संधि होगी? तो ये होगी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में आ, इसके बाद बड़ी ई और बड़ा ऊ, इनका जो है मात्रा बीच में आ जाती है। तो विकल्प आपका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उच्च श्वास का संधि विच्छेद है? उच्च श्वास का जब आप संधि विच्छेद करने जाते हैं तो ये होता है उत प्लस श्वास। देखिए, संधि विच्छेद जब भी किया जाता है तो दो सार्थक शब्दों में किया जाता है। उत एक उपसर्ग है, श्वास एक सार्थक शब्द है, तो उत प्लस श्वास से मिलकर बनता है उच्छ्वास। जब भी उत्ता के बाद च वर्ग आए, च छ या फिर बड़ा श आए तो ये हमेशा छ और इसके साथ साथ इसके पहले का जो ता होता है वो च में बदल जाता है। तो ये च आधा च और छ में बदल जाता है। तो यहाँ पर उत प्लस श्वास से मिलकर बन जाता है उच्च श्वास।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? इसमें से कौन सा समास का प्रकार नहीं है? तो अव्ययी भाव समास होता है जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है और वही प्रधान भी होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में और शब्द का लोप होता है। बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। कर्मकारक समास नहीं होता है बल्कि कर्मधारय समास होता है, यानी विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना में कौन सा समास है आपको बताना है। तो जब भी समास आपको जानना हो तो सबसे पहले आप इसका समास विग्रह करना चाहिए। मनमाना का समास विग्रह आप करेंगे तो ये हो जाता है मन से माना। मनमाना होता है कि मन से माना, जो अपने मन का माना हो, यानी इसमें कौन सा समास होता है? ये हो जाता है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, अन उपसर्ग से बना शब्द है। इसमें से कौन सा शब्द है जो अन उपसर्ग से मिलकर बना है? तो आप लोग एक बार इसके उत्तर बताइए। देखिए, अनुपमा में पमा से कोई शब्द नहीं होता है, अनु प्लस उत्तर नहीं होता है बल्कि अन प्लस उत्तर होता है, इसे बन जाता है अनुत्तर, यानी अन प्लस उत्तर होता है। अंतर में नहीं होता है। अगर आप अनुचर को देखें तो ये होता है अनु प्लस चर से मिलकर बनता है अनुचर, यानी विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में एक रेखांकित शब्द जो है उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? आपको चिन्हित करके बताना है। वाक्य है, विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। तो आपको इसमें बताना कि ये जो उपसर्ग इसमें प्रयोग किया गया है उप उपसर्ग, यह किस प्रकार का है। ये तत्सम उपसर्ग है, तद्भव है, देशज या विदेशज है। देखिए, प्रधानाचार्य कैसा शब्द है? यह एक तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द के साथ जो उपसर्ग लगता है वो तत्सम उपसर्ग होता है, यानी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय जो है नहीं लगा है या फिर प्रत्यय नहीं लगता है? जैसे समझदार है, समझदार में अगर आप ई प्रत्यय लगाते हैं तो ये हो जाता है समझदारी। स्वभाव है, स्वभाव में आप ई प्रत्यय लगा देते हैं तो ये स्वाभाविक हो जाता है। सावधान है, आप अगर इसमें ई प्रत्यय लगा देते हैं तो ये सावधानी हो जाता है। लेकिन आदर शब्द में कोई प्रत्यय नहीं लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आपको इसमें बताना है कि तत्सम कौन सा है। तो तत्सम का उच्चारण हमेशा कठिनाई से होता है। आप लोग इसमें ध्यान दीजिए, जब जिसके उच्चारण में सबसे ज़्यादा आपको कठिनाई महसूस हो, समझ लीजिए कि वही तत्सम है। जैसे अढ़ाई, बैन, मोर, ये सभी तद्भव हैं। मोर का होता है मयूर, यानी विकल्प ए अगर आप इसका उच्चारण करें चत्वारी, यानी इसके उच्चारण में कठिनाई है तो हम कह सकते हैं यह तत्सम है। ये केवल एकमात्र ट्रिक है कि उच्चारण में कठिनाई हो तो वहाँ पर जो होता है तत्सम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा तत्सम नहीं है। पुष्प, सुमन, पुहुप, प्रसून, ये सभी जो होते हैं ये फूल के पर्यायवाची होते हैं। बात की जाए पुष्प एक तत्सम शब्द है तो इसका तद्भव जो होता है ये पुहुप होता है। पुहुप जो है तद्भव शब्द है, ये पुष्प का तद्भव है। बाकी सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? आपको इसमें तद्भव बताना है कि तद्भव कौन सा है। देखिए, आश्चर्य, इसका उच्चारण कठिनाई से होता है। कंटक, उज्ज्वल, ये सभी जो है तत्सम है। बात करेंगे कोयल की तो कोयल एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है कोकिल। कोकिल से तद्भव बनता है कोयल। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? यानी अर्थ के आधार पर जो 4 भेद होते हैं इनमें से कौन सा नहीं है। जैसे एकार्थी शब्द होता है जो एक अर्थ वाला होता है, पर्यायवाची शब्द होता है, अनेकार्थी शब्द होता है। लेकिन बात करें योग रूढ़, यह रचना के आधार पर होता है। रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक, ये 3 प्रकार जो है रचना के आधार पर होते हैं, यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जो किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी नाम से संज्ञा से पुकारा जाता है। जैसे सुमारू एक पर्वत का नाम है, गजमान एक पर्वत का नाम है, दनलहा एक पर्वत का नाम है। जबकि जो डोंगर है कह सकते हैं पहाड़ी या फिर कह सकते हैं टीला। टीला या पहाड़ी को डोंगर कहा जाता है, यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा है? द्रववाचक संज्ञा वे संज्ञाएं होती हैं जो किसी
पदार्थ को इंगित करती हैं। जो भी पदार्थ होता है उसे द्रववाचक संज्ञा के नाम से कहा जाता है। चावल द्रव है, पदार्थ की पीतल की बात करें ये भी द्रववाचक है, भूगोल है ये भी द्रववाचक है। लेकिन जो माधुर्य है यह द्रव न होकर ये भाव होता है। तो यहाँ पे विकल्प डी जो माधुर्य है यह भाववाचक है। अगला प्रश्न है, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। जैसे जो निश्चयवाचक अन्य पुरुष जो होते हैं, सबसे पहले अन्य पुरुष की बात करें तो अन्य पुरुष में जैसे होता है वह, उसका, उनका, ये सभी जो होते हैं वो होते हैं अन्य पुरुष। इसमें बात की जाए तो उसका का, उसके, ये सभी परिवर्तित होते हैं। उस, उसका, उसके, उनका का उन, उनका, उनके होता है। लेकिन वह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह निश्चित रहता है, वही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें अविकारी है, इसके अंदर कोई भी विकार नहीं उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। आपको बताना है कि इसमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे दोनों बच्चे बहुत भूखे थे, तो दोनों बच्चे कैसे थे, उनकी विशेषता थी कि वे भूखे थे या बहुत भूखे थे। माँ ने गर्मा गर्म खाना खिलाया, तो माँ ने खाना खिलाया, वो खाना की विशेषता थी वो गर्मा गर्म था। माँ ने कहा और रोटी लो, माँ ने क्या कहा कि और रोटी लो। तो अगर बात करें यहाँ पे बच्चों ने खाना खाया, इसमें विशेषण नहीं है बल्कि यह केवल क्रिया को इंगित करता है। यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है कि इसमें किसमें सकर्मक है। सकर्मक यानी जिसमें कर्म की उपलब्धता होती है, जिसमें कर्म होता है उसे सकर्मक कहा जाता है। जैसे मैं चला, ये डायरेक्ट क्रिया है, इसमें कोई भी कर्म का उपयोग नहीं हुआ है। वह नहाता है, यह भी क्रिया है, इसमें कोई जो है कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। लड़का सो रहा है, इसमें भी कोई कर्म नहीं है। लड़की सिल रही है, यानी सिलना जो है यहाँ पर आ गया है, तो ये हो गया आपका एक सकर्मक क्रिया। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पेड़ के नीचे गंदगी है, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। तो अव्यय शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, वह वाक्य में केवल इसलिए प्रयोग किए जाते हैं कि किसी भी शब्द पर बल दिया जा सके या फिर फोर्स किया जा सके। तो यहाँ पर बात करें कि इसमें अव्यय कौन सा होगा, तो ध्यान दीजिए विकल्प बी नीचे जो शब्द है यह अव्यय की तरह प्रयोग हुआ है। पेड़ के नीचे गंदगी है, यानी पेड़ के नीचे जो गंदगी है, नीचे शब्द बता रहा है कि किसी स्थान पर फोकस कर रहा है कि पेड़ के नीचे गंदगी है। अगला प्रश्न है, एक एक करके सब लोग मारे गए, रेखांकित शब्द जो एक एक है में अव्यय किस प्रकार का है। जैसे जब कभी भी कोई शब्द रिपीट करता है, एक से बार आता है, तो वहाँ पर श्रेणीवाचक अव्यय होता है, श्रेणीवाचक अव्यय। अगर यहाँ पे समास पूछ ले जाता तो ये हो जाता अव्ययी भाव समास। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो गणेश के पर्यायवाची आप लोग जानते होंगे, गणेश के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। विनायक कहा जाता है, लंबोदर कहा जाता है, एकदंत कहा जाता है, पार्वती नंदन भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो धनद शब्द है, ये धनद जो है ये गणेश का पर्यायवाची नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, धूसर शब्द का पर्याय है। तो सबसे पहले देखिए कि धूसर शब्द का पर्याय जानने से पहले धूसर का अर्थ क्या होता है। तो धूसर कहा जाता है गधे को, यानी धूसर शब्द जो है गधे का पर्याय है। तो इसमें से जो गर्दभ शब्द है ये गधे का पर्याय है, यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है। ऐहिक का मतलब होता है कि जो इसी लोक का हो उसे कहते हैं ऐहिक। इसका विलोम क्या होगा, जो पारलौकिक हो, यानी जो दूसरे लोक का हो उसे पारलौकिक कहते हैं। तो ऐहिक का विलोम हो जाता है पारलौकिक। अगला प्रश्न, खंडन का विलोम क्या होता है। तो खंडन का विलोम होता है आपका मंडन। समर्थन का होता है विरोध। निर्माण का होता है ध्वस्त, किसी चीज़ का निर्माण करना, या फिर इसका विलोम हो जाता है किसी चीज़ को ध्वस्त करना। मिलन का होता है जुदाई। आइए आगे देखते हैं, आप अपनी पत्नी को समझाने में, रिक्त स्थान को यहाँ पे भरना है, कर रहे हैं। आप अपनी पत्नी को समझाने में विचार कर रहे हैं, ये नहीं सेट हो रहा है। अन्याय कर रहे हैं या फिर प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो सबसे सटीक है वो बैठ रहा है कि आप अपनी पत्नी को समझाने में भूल कर रहे हैं,
यानी विकल्प 20 का सही उत्तर होगा। अगर यहाँ पे का होता तो हो जाता आप अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी इसलिए यहाँ पे जो विकल्प बी है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुसंग का ज्वर बुद्धि का क्या करता है। जो कुसंग होता है, कुसंगति होती है, वो ज्वर, उसका जो ज्वर होता है बुद्धि का क्या करता है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, अगर कोई बालक कुसंगति में है तो निश्चित ही वह जो है उस बालक की बुद्धि का क्षय या फिर क्षरण कर देगा या फिर नाश कर देगा। तो विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निषिद्ध का उपयुक्त अर्थ है। निषिद्ध का उपयुक्त अर्थ क्या होगा, आप लोग बताइए। देखिए जो निशा का होता है, निशा मतलब होता है रात्रि, तो निशा रात्रि का पर्याय होती है, तो निषिद्ध है यहाँ पे, यानी निषिद्ध का अर्थ होता है अर्धरात्रि का समय। अगला प्रश्न, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे क्या कहते हैं। आपको यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है कि जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं दुर्भिक्ष। अगला प्रश्न, निम्न मुहावरे का अर्थ क्या है। इलायची बांटना। इलायची बांटने कहते हैं कि बहुत इलायची बांट रहा है। जैसे कोई प्रोग्राम होता है तो लोग कहते हैं बहुत इलायची बांट रहा है, प्रोग्राम उतना बड़ा है नहीं लेकिन इलायची बहुत बांट रहा है, यानी दावत देना। इलायची बांटने का अर्थ होता है दावत देना। अगला प्रश्न है सिर पर पांव रखकर भागना या फिर रफू चक्कर हो जाना, यानी इसका अर्थ होगा मुहावरे का तुरंत भाग जाना। सिर पर पांव रखकर भागना यानी तुरंत जो है भाग जाना। अगला प्रश्न है पगड़ी रख घीचक। पगड़ी का मतलब होता है इज्जत सम्मान। इज्जत जो है रख कर या फिर मान सम्मान खोकर, निर्लज्ज होकर, घीचक यानी कुछ प्राप्त कर लेना। तो यहाँ पर जो विकल्प देखिए सी है, निर्लज्ज होकर कुछ पाना जो है ये लोकोक्ति है, पगड़ी रखकर घीचक का अर्थ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से मिश्र वाक्य है, इसमें से कौन मिश्रित वाक्य है। वर्षा हो रही है यह सरल वाक्य है। मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, और शब्द है और या लेके बात करें इसके साथ साथ अन्यथा, तो ये शब्द जो होते हैं ये संयुक्त वाक्य के होते हैं, संयुक्त वाक्य के कंजक्शन के होते हैं। सुधीर पढ़ता है यह भी सरल वाक्य है। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, तो यहाँ पे जो की शब्द है यह योजक का कार्य कर रहा है, तो यह हो जाएगा आपका मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में एक होता है मेन वाक्य या जिसे हम कहते हैं प्रमुख वाक्य, एक होता है उस पर आश्रित वाक्य यानी जो मेन वाक्य पर आश्रित होता है। अगला प्रश्न है उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। यह सरल वाक्य है, इसे आपको मिश्र वाक्य के रूप में बताना है कि इसका मिश्र वाक्य क्या होगा। तो ध्यान दीजिए मिश्र वाक्य में एक मेन वाक्य हो जाएगा, एक उसमें योजक आएगा। योजक हमेशा ऐसा होगा कि दूसरा जो उपवाक्य हो वो मेन वाक्य पर आश्रित हो। जैसे आइए पहला ऑप्शन देखते हैं, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। देखिए यहाँ पे मैं निर्दोष हूँ इस पर आश्रित है उसने कहा कि, यानी विकल्प ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा वाक्य सही है। तो आप सभी वाक्यों को देखें, सभी में दिया वापस लौटे, वापस लौटे, वापस लौटे। ध्यान दीजिए जैसे आप लोग एक शब्द जानते होंगे यू टर्न। यू टर्न का मतलब होता है कि वापस आना, लौट आना, दोनों एक ही अर्थ होता है। तो वापस के साथ जो है लौटे शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो यानी विकल्प डी में आप देखें श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आम खाया जाता है कौन सा वाच्य है। जिसमें इसमें देखिए आप इसमें कर्ता का जो है अभाव है। कर्ता अगर यहाँ पर होता जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो जाता कि राजू द्वारा आम खाया जाता है या फिर राजू आम खाता है, तो ये हो जाता कर्तवाच्य। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट दिया है कि आम खाया जाता है यानी कर्म की प्रधानता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्मवाच्य। अगला प्रश्न है को किस कारक का परसर्ग है। जैसे 7 विभक्ति होती है, कर्ता के साथ होता है ने, कर्म होता है कर्म को, करण के साथ होता है से, संप्रदान के लिए या फिर को होता है। इसमें से विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कर्म के साथ हमेशा को कारक या फिर को परसर्ग होता है। अगला प्रश्न है मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। इसमें बताना है कि कौन सा कारक है। तो में जो होता है ये किस कारक का परसर्ग होता है। जैसे देखिए अधिकरण में होता है में
पर या फिर पे, जैसे बाल्टी में, टेबल पर। यहाँ पर हमेशा जब किसी चीज़ का किसी पर अधिकरण होता है, अधिकार होता है, वहाँ पर हो जाता है अधिकरण कारक, यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्ता के साथ कर्ता ने होता है, संबंध होता है, संबंध के साथ होता है का, की या फिर के। संप्रदान के लिए होता है, संप्रदान के साथ के लिए होता है, यानी ये इसका विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। आपको इसमें बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। एक बार आप लोग देखकर इसका उत्तर दीजिए कि कौन सा स्त्रीलिंग होगा। जैसे संसार है, संसार का दुख या फिर संसार की मोह माया, तो संसारिक है, संसार शब्द पुल्लिंग है। समुदाय का या फिर समुदाय, ये फिर जो है पुल्लिंग है। गौरव, ये भी पुल्लिंग है। लेकिन बात करें अश्विनी की, तो अश्विनी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। जैसे भक्त के साथ गण लगाते हैं हो जाता है भक्तगण, शिक्षक के साथ लगाते हैं हो जाता है शिक्षक गण, नेता के साथ लगाते हैं तो हो जाता है नेतागण। लेकिन देवी के साथ गण शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में दिए गए वाक्य को सही जो काल वाला विकल्प है उसको पहचानना है। जैसे इसका वाक्य है, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। जब भी ऐसे वाक्य रहते हैं, यदि मैं ऐसा करता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, तो वहाँ पर हमेशा हेतु हेतुमत होता है। अब अगला ध्यान देने वाली बात यह होता है कि वह किस काल में है। अब ध्यान दीजिए कि यह बीती हुई बात है, तो बीती हुई बात हमेशा भूतकाल में होती है, इसलिए इसका उत्तर विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है। इसमें से कौन सा शब्द निपात का उदाहरण है। तो विकल्प बी, यानी सिर्फ। अगर इसके अलावा बात करें भी, तथा, जो ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं किसी भी चीज़ पर बल देने के लिए, तो ये सभी हमेशा निपात के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन करना है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वाक्यांश हैं जिसमें से कौन सा अशुद्ध है। पहला है, उसमें बचपन है, उसमें बचपना है। तो देखिए 2 ऑप्शन दोनों एक हैं, तो इसमें से ही कोई ना कोई गड़बड़ होगा, तो यानी सी और डी अपने आप कट जाता है। उसमें बचपन है या फिर उसमें बचपना है। आप देखते होंगे कोई भी जब बड़ा होकर भी गलतियां करता है तो उसे कहते हैं कि उसके अंदर अभी बचपना है, वो भी बच्चा है, यानी उसमें बचपना है। विकल्प 20 का सही होगा। लेकिन इसमें वाक्य में पूछा था कि कौन सा गलत है, तो गलत है आपका विकल्प ए। यहाँ पर गलत पूछा है, तो उसमें बचपन है, यह वाक्य गलत है। अगला प्रश्न है, कहाँ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो अपने देश यानी संघ की राजभाषा जो है वो हिंदी है और लिपि देवनागरी है, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 343 के पहले में। बात की जाए अनुसूची कौन सी है, तो ये 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। तो बिहारी हिंदी की बोली का क्या नाम है, तो बिहार में बोला जाता है मगही, तो इसे कहते हैं मगही। अगर बात करें मगही, बघेली और छत्तीसगढ़ी की, ये सभी जो हैं ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है, आज हमें जो है बैंक को बंद नहीं कर सकते, यानी आज हम बैंक को नहीं बंद कर सकते, इस वाक्य के लिए उचित अंग्रेजी अनुवाद आपको बताना होगा। तो सबसे अच्छा ये प्रैक्टिस सेट की बात यह है, इसमें हर टाइप के प्रश्न दिए हुए हैं, तो ऐसे भी प्रश्नों को आप लोग इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आजकल पूछे जाते हैं। आज हम बैंकों को बंद नहीं कर सकते, इसका जो अंग्रेजी अनुवाद होगा आप देखिए, टुडे वी कैन नॉट शट डाउन बैंक्स, यानी विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, और जो आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा। इसमें भी ये वाक्य है अंग्रेजी का, इसका आपको हिंदी अनुवाद बताना है। वाक्य है, व्हाइल मिलियंस सफ़र फ्राम ड्राट्स एंड फ्लूड्स। ड्राट्स का मतलब होता है कि सूखा, फ्लूड्स का मतलब होता है कि बाढ़, मिलियंस का मतलब होता है कि लाखों, सफ़र का मतलब होता है कि लोग पीड़ित हैं। तो इसका जो आपको अनुवाद करना है, ये बताना है कि हिंदी का क्या होगा। तो ये देखिए इसका क्या होगा, व्हाइल, जहाँ लाखों लोग सूखे एवं बाढ़ से पीड़ित हैं, यानी विकल्प इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। तो आज का 50 प्रश्नों का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्द ही आप लोगों को आज शाम से ही एक मैराथन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आप लोग लगातार अपनी तैयारी को बनाए रखिए। लास्ट वक्त है, अपनी सारी ताकत झोंक दीजिए।
सफलता ऐसे ही नहीं मिलती दोस्तों, सफलता के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो लगातार अपनी जो है प्रैक्टिस बनाए रखिए, अपनी तैयारी करते रहिए, अपनी जी जान लगा दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ और नए नए टॉपिकों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।